दिस इज द फर्स्ट विंडो ऑफ विजुअल स्टूडियो। आपको मालूम है ये सारी चीजें, ये अकाउंट वगैरह लेटर करते हैं बाद में। मेरा आवाज तो क्लियर आ रहा होगा आपको? क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा, वो किस चीजों को लेकर के हुआ था? मतलब सर आपने क्या क्या सीखा था उसमें? अपन ने उसके अंदर इंस्टॉल करे थे सर, विजुअल स्टूडियो को अपन इंस्टॉल करे थे। फिर आपने हाँ मुझे अंदर बताए थे ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है। वैसे तो ये अपना हो गया वाला है, मगर ये चीजें बताए थे। हाँ हाँ, राइट। हेलो वर्ल्ड बोल के डॉट लॉक से क्लिक करे थे उसको अपने। बराबर कमांड बराबर प्रोमोट से भी किए और इससे भी किए थे। बराबर, बिल्कुल सही है। तो हमने प्रोजेक्ट को कैसे इनिशिएट करते हैं वो सीखा है, राइट। और क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन, क्लोन रिपोजिटरी, ओपन अ फोल्डर। एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं आपके लिए, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अभी सिंस की सब कुछ उलट पुलट हो गया, मैं यहाँ पर ही कुछ फाइल्स बना रहा हूँ पैच वाइज। तो यहाँ पर लिखता हूँ आप 15 से ही वो और C#। चलो, तो ये कंसोल, ये सब देखा तो होगा आपने, राइट? ये सब आपने बाद में पता भी किया होगा कि क्या क्या हो रहा था, राइट, इसके अंदर, राइट। यस सर, प्रोजेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी पता चला होगा हमको। बिल्कुल सर। यहाँ से यस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, राइट। प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के बाद दो चीजें हैं, एक तो क्लासिक मोड है और दूसरा मॉडर्न मोड है, राइट। कंसोल का एप्लीकेशन हमेशा स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म देखना कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो कंसोल ही रहेगा हमारा। और टाइप जो है प्रोजेक्ट टाइप, वो कंसोल रहेगा। तो इसमें ऑल भी ये ऊपर वाला सिर्फ सिलेक्ट करता है नीचे वाले टेम्पलेट्स को, ये है ना, दीज आर द होता है। व्हाट सर? हेलो सर, आपकी आवाज चलेगी, आवाज। बिल्कुल आवाज चलेगी सर आपकी। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर वॉइस। भी आ रही है आवाज?
हाँ सर, सिर्फ अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। वो वो स्क्रीन माइक का पता नहीं, फिर से वही चीज हो गई। तो उसका ना आईओ पोर्ट बदल दिए पूरे लैपटॉप, वैसे ही काम कर रहा है। अच्छा सर, ओके। डाल दूंगा फिर से, चलो ठीक है। आ रही है ना आवाज? आ रही है तो सर, आप हाँ, क्लियर? मैं बंद करता हूँ वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। यस सर। हम लोग देख रहे थे कि ये प्रोजेक्ट को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हम, और ये जो था सी शार्प में, हम अभी इनिशियली तो हम कंसोल एप्लीकेशन ही बना रहे हैं, राइट? तो हम लोग वेब एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं बना रहे यहाँ पर, ना ही बनाना चाहते हैं हम। हमको सिर्फ प्लगइन्स बनाने के लिए सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं वो देखना है। और उसके लिए हमको सीखना है बेसिकली कि सी शार्प का किस तरीके से यूज हो जाता है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनेट अवेयर हो, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जावा को कॉम्पीट करने की क्षमता हो, और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस से थोड़ा सा आगे जाए। ठीक है ना? तो हमने सीखा था कि सी शार्प इज द लैंग्वेज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बेसिंग सपोर्टिंग बेसिकली टू द डॉट नेट फ्रेमवर्क, राइट? अब ये जो कंसोल एप्लीकेशन होता है, ये कंसोल एप्लीकेशन देखो, यहाँ पर भी कंसोल एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पर भी कंसोल, बट ये डिफरेंट चीजें हैं। ये जो कंसोल एप्लीकेशन है ये यूज करता है सी शार्प को, और ये जो करता है वो विजुअल बेसिक को यूज करता है। विजुअल बेसिक जो है वो एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही थी, अगर इसके पहले आपने देखा होगा तो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। ब्लैक बुक नाम का एक बुक है, उसमें विजुअल बेसिक पूरा की पूरा लिखा हुआ है। सो विजुअल बेसिक 6 नाम का जो एडिशन था उसके बेसिस पे ब्लैक बुक है निकला हुआ, तो आप देख सकते हो उसको। वो एक अलग प्रोग्राम है। अभी हमको क्या करना है, सी शार्प, क्योंकि सी शार्प इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लैंग्वेज, तो उसी को यूज करना है। तो यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर हम आकर के देखते हैं कि ये क्या है हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट का नाम है, फिर उसके बाद लोकेशन है। लोकेशन तो हमने अभी जो क्रिएट किया है वहीं पर करेंगे सर, कहीं और नहीं करेंगे। ये वर्क प्लेस और ये यहीं पर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने सोल्यूशन कौन सा देना है, कौन सा क्रिएट करना है वो करने हैं। फिर यहाँ पर सोल्यूशन का नाम भी है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम जो भी रहेगा उसका नाम हम दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसोल एप्लीकेशन 1 ही रहने दे। और इसको अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको टिक करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का सोल्यूशन और ये सारे एक ही डायरेक्टरी में रहेगा तो अच्छी बात रहती है। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा .NET 10 जिसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब यहाँ पर डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसको अगर टिक करते हैं तो क्या होता है और टिक नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये बताया था मैंने, राइट? अब इसको टिक करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा, जो कि इसके थ्रू किया जाएगा, .NET के थ्रू किया जाएगा, या फिर .NET फ्रेमवर्क का बेसिकली काम ही वही होता है। देखो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और ये क्लासिक वे में तैयार हुआ है, राइट? अब इसके बारे में हमने सुना था, लास्टली देखा था कि एक नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है, और उसके अंदर एक क्लास तैयार हुआ है, इंटरनल क्लास है ये। इंटरनल का मतलब है कि इसके अंदर वाला क्लास, ज्यादा कुछ उसमें बात सोचने वाली बात नहीं है। और ये क्लास का नाम है, फिर ये मेन प्रोग्राम है, और ये उसके अंदर का लॉजिक है, और सारे के सारे कर्ली ब्रेसेस में आए हैं। और इसको अगर हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सो इट विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड ऑन आपके कंसोल पे ये एग्जीक्यूट होगा। और सिंस दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड ऑन कंसोल, हम इसको कंसोल एप्लीकेशन बोल सकते हैं, राइट? यस सर, बराबर है ना? कंसोल पे हो रहा है रन, इसलिए हम इसको कंसोल एप्लीकेशन बोलते हैं। और मैक्सिमम तो कंसोल एप्लीकेशन से ही हम सीखेंगे, बाकी की चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहले तो हमको इसमें सीखना चाहिए, राइट? तो देखो ये कंसोल पे अपने आप एक्टिवेट हो गया, कंसोल हमारा आ गया, और हमको उसका आउटकम भी मिलेगा, आउटपुट भी मिलने वाला है। देखते हैं, वेट करते हैं। तो अभी आपने बहुत बार करके देखा होगा आई गेस, राइट? यस सर। सो ये आ गया आपका
आउटपुट हेलो वर्ल्ड जो आपने दिखा था, राइट, कंसोल के ऊपर। अब हमको नहीं चाहिए, ये कंसोल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको हम कोई भी की प्रेस करके बंद कर सकते हैं। तो दिस इज आवर इनिशियल प्रोजेक्ट। नाउ अभी चीजें ये है कि भैया इसके अंदर जो आ रहा है या होना चाहिए बेसिकली एक सॉल्यूशन के, एक C# के प्रोग्राम में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि हमको एक प्लगइन जब बनाएंगे तब पता तो चले कि यार प्लगइन में हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट। यस क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल C# सीखना ही नहीं है, सिर्फ C# सीख करके C# के थ्रू एक प्लगइन, अच्छा सा प्लगइन आप बना पाओ, इतना है। तो 2-4 चीजें हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो आपको पता होनी चाहिए C# पर जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर। सबसे पहली बात जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि कुछ रूल है, की रूल्स बोलेंगे इसको। तो की रूल्स क्या क्या है, देखो ये जो है ना C# में जो भी प्रोग्राम लिखोगे आप, दैट विल बी केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, देखो यहाँ आओगे तो देखो यहाँ पर मेन जो है ना वो कैपिटल लिखा है, राइट, वाइड जो है वो स्मॉल लिखा है, राइट। यस समझ में आ रहा है। कंसोल का C कैपिटल में लिखा है, W कैपिटल में लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स है। अब इसके अंदर का कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, राइट। लेकिन जो नाम लिख रहे हो आप, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे वो मेथड का नाम हो, चाहे वो किसी कीवर्ड का नाम हो, ये सारे के सारे केस सेंसिटिव है। मतलब अगर आपने यहाँ पर मेन ऐसा न लिखते हुए ऐसा लिख दिया तो दिस विल नॉट वर्क। देखो सिंटैक्स एरर आएगा और ये रन नहीं होगा। रन करके देखते हो इसको, रन नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, एरर से, है ना। हाँ सर, एरर से, तो एरर से तो रन नहीं होगा, ये एरर दिखाएगा हमको। और एरर कैसे दिखाएगा, यहाँ पर ये इसने कंसीडर कर लिया है कि भैया एरर है तो हम माइनर एरर है इसको कंसीडर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। सो एरर्स आ जाएंगे जब भी आप इसको क्या करोगे, केस सेंसिटिव नहीं समझोगे। तो केस सेंसिटिव है, मैंने आपको शायद नेमिंग स्पेसिस बताया भी था पहले, तो उसके बारे में ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। दूसरा है कि सेमीकोलंस हमेशा होने चाहिए, सेमीकोलंस। अब सेमीकोलंस कहाँ होते हैं हमको मालूम है, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, राइट। स्टेटमेंट खत्म होने के बाद ये कहाँ होने चाहिए, ये कहा, दिस इज फॉर कीवर्ड्स, नेम स्पेसेस, क्लास नेम्स, मेथड नेम्स वगैरह वगैरह, ठीक है, राइट। और सेमीकोलंस कहाँ होते हैं, एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स, राइट। फिर तीसरा, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं ना सर, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ना। हाँ बिल्कुल सर, बताइए। कर्ली ब्रेसेस होते हैं जी सर। क्योंकि हम लोग पाइथन यूज करते थे तो हमको इतना कर्ली ब्रेसेस का वो नहीं था उस टाइम पे, राइट। लेकिन अभी क्या है, हमको यहाँ पर C# में कर्ली ब्रेसेस आर इम्पोर्टेंट। अब ये कर्ली ब्रेसेस होते क्या है, ये होते कोड ब्लॉक्स, हमको मालूम है ना, C लैंग्वेज में हमने देखा है, राइट। और हर ब्लॉक का अपना अपना एक कर्ली ब्रेसेस रहेगा, यस सर, राइट। हर ब्लॉक का मतलब कि क्लास का ब्लॉक रहेगा तो उसका अलग रहेगा, मेथड का ब्लॉक रहेगा तो उसका अलग रहेगा, इफ का ब्लॉक रहेगा उसका अलग रहेगा, एल्स का ब्लॉक रहेगा उसका अलग रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये चीजें, कर्ली ब्रेसेस है, राइट। ओके सर। और चौथी चीज है, इसमें भी कमेंटिंग होता है। अब कमेंटिंग का मतलब क्या होता है, द स्टेटमेंट्स विच शुड बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, है ना। यस सर। कंपाइलर से भी जो इग्नोर होता है वो इसको कर ले। एक तो पहला ये है डबल स्लैश वाला, दूसरा क्या है, दूसरा है स्लैश और स्टार, यस, ठीक है। ये दोनों के बीच में यहाँ अंदर करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये करता हूँ, ठीक है। और तीसरा जो है वो है इस तरीके से 3 स्लैश। अब ये जो 3 स्लैश है वो क्या करता है, ये एक समरी टाइप क्रिएट करता है। हम आगे चल के देखेंगे, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे, उसको यूज भी करेंगे, ठीक है, राइट। सो ये 4 फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या आता है, हमेशा
इश्यूज आते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ वो आ जाएगा, क्या कहेंगे उसमें, एरर्स आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, राइट? यस सर। थर्ड है ना हमारा? हाँ सर। हाँ, तो एक बार इसको अगर पता चल गया हमको इसके बारे में, तो हम आगे थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे आगे नेम स्पेसिस नाम का क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, ये जो है ये नेम स्पेस लिखा है, उसके आगे कंसोल ऐप लिखा है, राइट? ठीक है ना? तो ये नेम स्पेसेस क्या है? नेम स्पेस मतलब क्या है? क्या क्या लगता है आपको कि व्हाट विल बी द नेम स्पेस? नहीं सर, नेम स्पेस तो नहीं पढ़ा मैंने, क्या है? नहीं, पढ़ने वाली जरूरत नहीं, वो एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। तेरा इसके लिए छोड़ दो, टेक्नोलॉजी के बारे में। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है? देखो, नेम स्पेस जो होता है ना सर, उसका मतलब होता है कि लेबल, एक तरीके से लेबल का मतलब क्या होता है? हम किसी भी जगह को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो नाम देते हैं। जैसे कि आपको नाम है आसिफ, मुझे नाम है संतोष, राइट? तो नेम स्पेसेस आर लेबल्स, ऐसा बोल सकते हैं। सो नेम, यहां लिख देता हूं मैं, नेम स्पेसेस आर जस्ट दी लेबल्स। ये क्या है? सिर्फ लेबल्स है। और ये लेबल्स किस लिए होता है? टू हेल्प यू आउट आइडेंटिफाई what exactly you need. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सर, इसका मीनिंग है कि ये जो नेम स्पेस नाम का कुछ है, ये कुछ नहीं है, बस लेबल है। आपको क्या चाहिए? देखो, हम लोग क्या बनाने वाले थे इस प्रोग्राम के जरिए? एक सॉल्यूशन बनाने वाले थे, राइट? बराबर है। अब हमारा जो सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन किस नाम से पहचाना जाएगा? तो वो कंसोल ऐप नाम से पहचाना जाएगा, वन नाम से, राइट? अब ये नेम स्पेस है, मतलब क्या है कि हमने इसको एक लेबल दे दिया, हमारे सॉल्यूशन को क्या दिया? एक लेबल दे दिया। और यहाँ पर नेम स्पेस लिखा हुआ इसलिए आ रहा है कि ये एक लेबल है, दैट्स इट। बाकी कहीं नहीं आ रहा है लेबल। देखो, बाकी कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंसोल ऐप जो है वो एक नेम स्पेस है, यानी कि एक आपके सॉल्यूशन का नाम है, दैट्स इट। आई बात समझ में? सर ये बनाने की जरूरत क्यों है फिर? ये क्या बात? नहीं, अभी इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रोग्रामिंग इसमें आगे जब की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो नेम स्पेसिस सेल्फ आइडेंटिफायर है, या फिर बोल सकते हो सेल्फ लेबल्स है, ठीक है? अब इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा लिख के देता हूं मैं यहाँ पे। नेम स्पेसेस आर containers that hold related classes and है। और उसी में थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करें तो नेम स्पेस में क्या है? एक कंटेनर है। कंटेनर हमको पता है, कंटेनर हमने बूटस्ट्रैप पे देखा था। कंटेनर मतलब क्या होता है? जो भी चीजों को होल्ड करके रखता है उसको कंटेनर बोलते हैं। जैसे कि हमारी वाटर बॉटल है, वो कुछ हिस्से की वाटर को होल्ड करके रखती है, राइट? सो बॉटल इज आवर कंटेनर, राइट? तो ये जो कंटेनर है ये होल्ड करके रखता है। क्या होल्ड करके रखता है? हमारा जो नया डेटा टाइप हम बनाने वाले हैं, क्योंकि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हमको शुरू से मालूम है, राइट? तो क्लासेस और अदर टाइप्स को वो होल्ड करके रखता है। देखो, आप इसमें आओ, इसमें देखो कि ये जो कंसोल ऐप है, इसने क्या किया हुआ है? इसका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक खत्म हुआ है, बराबर है?
और उसने इन चीजों को अपने में समा करके रखा है। कौन से ये क्लास प्रोग्राम नाम का क्लास, ये वाइड मेन नाम की मेन मेथड, दोनों को उसने होल्ड करके रखा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि भैया इट इज अ कंटेनर। बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये इसका काम क्या है, ये क्यों यूज होते हैं? तो these can be or these are used to avoid the conflicts। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ नेमिंग बोलेंगे हम इसको, नाम के अंदर आने वाले जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अवॉइड करता है। मतलब क्या है, देखो ये कंसोल ऐप है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, राइट? ये कंटेनर है, किसका कंटेनर है? इन सारी चीजों का कंटेनर है। मान के चलो कि आपने एक कंटेनर बनाया या फिर एक नेम स्पेस बनाया जिसको हम प्रोजेक्ट बोलेंगे। मान के चलो कि माय फर्स्ट ऐप नाम का, माय फर्स्ट नाम का, या फिर डेमो नाम का, ठीक है? यहाँ पर मान के चलो डेमो था, ऐसा कुछ, ठीक है? यहाँ पर डेमो, राइट? अब ये जो डेमो है ये नाम, और मैं हो सकता है ना मैं यहाँ पर एक मेथड और लिखूं, यहाँ पर लिखूं मेथड पब्लिक वाइड डेमो, वाइड डेमो। क्या नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है? एक मेथड ऐसी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हो सकती कि नहीं? तो ये जो नाम है डेमो और ये जो नाम है एक ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चीज क्रिएट हो रहा है। हाँ, यस सर। एरर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नेम स्पेस है ये इसके काम भी आता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो। आपको 100% पता होता है कि नेम स्पेस जो है मेरा दैट इज यूनिक, और वो जो नेम स्पेस है वो सबसे अलग रहेगा, और वो कंटेनर है, राइट? अब आगे थोड़ा थोड़ा पता चली जाएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं। अभी तो मैंने डेमो करके देखा है आपको, लेकिन और भी आगे हम देखेंगे उसको, राइट? और तीसरा इसका सबसे बड़ा काम होता है कि ये कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे दे मेक योर कोड ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेनेबल भी होगा, फिर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेबल। तो हो सकता है कि आपका ये जो नेम स्पेस है कंसोल ऐप, इसके अंदर और भी 2-4 नेम स्पेसेस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर 2-4 सॉल्यूशंस और हो सकते हैं, राइट? तो हर सॉल्यूशन डिफरेंट रहेगा, तो वो मेंटेनेबल भी रहेगा। जैसे कि हमने देखा था क्या कहते हैं, मॉड्यूलरिटी नाम का कंसेप्ट देखा था फंक्शन के टाइम पे। वो क्या करता था, अलग अलग चीजें करता था, राइट? तो इसी तरीके से नेम स्पेसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखने का, कोड लिखने का एक तरीका है, बाकी और कुछ नहीं। इसका कुछ ऐसा खास काम नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करेंगे और मेंटेनेबल और ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखने में आपकी हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब हम एक सिंपल सा कोई कोड लिख करके देखते हैं, एक मतलब जिससे कि हम आपको पहली बार डायनामिक्स के अंदर जब प्लगइन बनाओगे तब पता चलेगा कि यार ऐसे प्लगइन हम लिख सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसको हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, कंसोल का ही बनाना है, तो नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, इस बार थोड़ा अलग नाम देते हैं। यहाँ नाम देते हैं माय कंपनी डॉट लिखता। सर लोकेशन में दे रहे हैं? अरे लोकेशन में हो रहा है ना, सॉरी मुझे वो प्रोजेक्ट्स में करना था, लोकेशन में हो रहा है। एक सेकेंड ना, सर्दी भी इतनी हो चुकी है। अभी मैं बोलूं ये ऐसा क्यों हो रहा है, बैक लेता हूँ। लोकेशन तो वही रहेगा यार हमारा, आ रहा है। क्या लिखते हैं,
देखो इसमें क्या हुआ, हमने एक माई कंपनी नाम का प्रोजेक्ट बनाया है। अब हमको मालूम है कि नेम स्पेस क्या है, राइट? यस सर। बराबर है। अब और- इसमें क्या करते हैं, हम एक चीज इसमें कर लेते हैं। यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं यूजिंग। क्या लिखते हैं? यूजिंग। और यहाँ लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कहा गया, सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा डॉट XRM। यस। अब ये प्लग इसमें इंस्टॉल नहीं है अभी, लेकिन हम करेंगे इसको बेशक, ठीक है? XRM। अब ये क्या है ये बताने वाला हूँ, और ये बताने के लिए ही मैंने आपको इस प्रोग्राम को दिखाना चाहता था, ठीक है? फिर मैं लिखूंगा यहाँ सिस्टम सिस्टम तो ये नहीं, देखिए स्पेस सॉल्यूशन। अभी इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, अप्लाई करने के लिए बोल देंगे तो ये सारी की सारी, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपी दिख रहा है, ये अप्लाई हो जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं, हो जाएगा। हो गया। अब ये कहा गया कोड, इसके अंदर गया है, इसके अंदर, ठीक है? ये देखो आ गया प्लगइन्स, आ गया। चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने देखो एक चीज करी है यहाँ पर। क्या किया है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिस प्रोजेक्ट के अंदर ये कुछ है, इसको हम प्लगइन बोल सकते हैं। Spaces does not exist in Microsoft are missing the assembly interface। वो मैं ले लूंगा, बाद में हम ले लेंगे इसको, मुझे सिर्फ दिखाना था आपको। Configure favorite style, configure favorite emphasis। चलो ठीक है। अब ये लिया क्यों है हमने, और इसके अंदर हमने ये ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है? ये तो मेन फंक्शन है, राइट? हमको मेन फंक्शन नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, एक और फंक्शन लिखना है इसके अंदर। अब एक क्लास जो रहेगा वो यहां पर लिखेंगे हम। कहां पर? ये नेम स्पेस है इसके अंदर, ठीक है? नेम स्पेस के अंदर तो ये प्लगइन बनेगा हमारा, और प्लगइन में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल एक मेथड लिखते हैं। क्या मेथड लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माय नहीं, सबसे पहले तो उसका पब्लिक क्लास, एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम लिखेंगे माय फर्स्ट प्लगइन, माय फर्स्ट प्लगइन, और ये क्लास बन गया हमारा, राइट? माय फर्स्ट प्लगइन। बस इतना ही दिखाना था मुझे आपको कि ये प्लगइन किस तरीके से बनता है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में, राइट? अब हमने क्या किया, ये जो हमारा पहला वाला कोड था इसको हमने निकाल दिया है, बिल्कुल ये निकाल दो, इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है? राइट। अब हमने क्या किया, नेम स्पेस बनाया। क्या नेम स्पेस बनाया? हमारा नेम स्पेस का नाम क्या है? माई कंपनी नाम है। ये डॉट डायनामिक्स प्लगइन क्या है? ये हम एक तरीके की माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की प्लगइन बना रहे हैं, ठीक है? हम इसको बता रहे हैं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, माई कंपनी नाम का एक हम प्लगइन बना रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का प्लगइन रहेगा, और इसके अंदर एक क्लास रहेगा जिस क्लास का नाम रहेगा फर्स्ट प्लगइन नाम से, ठीक है? अब इसमें समझने वाली बात क्या है जो हमको कंपलसरी या आनी चाहिए, ये है कि ये यूजिंग वाली चीज, राइट? तो ये यूजिंग क्या होता है? तो यूजिंग जो है वो डायरेक्टिव है। क्या है? डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव क्या होते हैं हमको मालूम है, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हमने सीखा था सी लैंग्वेज के अंदर, याद होगा आपको? प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड बराबर है। अब जो हैश इंक्लूड था ना, इसी तरीके से सी शार्प में अगर आपको कुछ लाइब्रेरीज है इनबिल्ट, जैसे कि ये लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट XRM SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बोलते हैं इसको। ये माइक्रोसॉफ्ट की SDK है। जैसे कि हम IDE लेते थे टर्बो सी का, और पाइथन के अंदर हम पाइथन का IDE लेते थे, पाइचम,
उसी तरीके से एक माइक्रोसॉफ्ट की ऑलरेडी बिल्ट इन CRM के ऊपर काम करने वाला SDK है, उसको हमने इंक्लूड कर दिया हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। और ये एक सिस्टम को तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सिस्टम क्या है, राइट। सिस्टम एक क्या कहते हैं उसे, एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हर प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होती है, बराबर है ना। तो ये जो यूजिंग है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कि यूजिंग इज द डायरेक्टिव जस्ट लाइक हैश इंक्लूड stdio. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इसके अंदर ऐसे कुछ फंक्शंस है, ऐसे कुछ क्लासेस है जो प्री बिल्ड है, ऑलरेडी बिल्ट इन है, इसको हम यूज करने वाले हैं नीचे कभी हमारे प्रोग्राम के अंदर। आई बात समझ में? बराबर है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट प्लगइन, बट प्लगइन होते कैसे हैं, कैसे लिखे जाते हैं। तो प्लगइन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमको माइक्रोसॉफ्ट का SDK होना जरूरी है, उसके बाद हमको क्लास बनाना जरूरी है, तो उसके बाद एक उस क्लास के अंदर की मेथड बनानी जरूरत है। जरूरी नहीं कि वो हम सारे चीजें जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसी को यूज करें, हम खुद के भी यूज करेंगे, राइट। बराबर है ना, राइट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्लास के बारे में बता। तो ये क्या हो रहा है सर, सिंस टुडे, आज मॉर्निंग में जब हमने स्टार्ट किया था सीखने के लिए, तो मैं डायरेक्टली आपको कुछ सिखा नहीं पाऊंगा जब तक कि मैं आपको पूरी चीजें बता नहीं पाऊंगा, ठीक। अब इसमें धीरे धीरे समझ के ले रहे हैं कि ये नेम स्पेस क्या होता है, फिर ये अब समझा हमने कि यूजिंग क्या है, राइट। बराबर ना। अब इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, बराबर है। अब क्लास क्या होता है ये भी तो बताने की जरूरत नहीं। क्लास क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स एंड क्या बोलते थे उसको सर, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड वेरिएबल्स ना सर, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। इंस्टेंसेस, ये सारी चीजें आ गई, लेकिन इतना भी याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। इतना भी याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है क्लास, हमको मालूम है, राइट। ब्लूप्रिंट होता है क्लास, इज अ ब्लूप्रिंट, हमने देखा था लास्टली, राइट। यस सर, यस ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ पर ना माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के बारे में अगर बात करें तो इन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एवरी क्लास इज अ प्लगइन, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, एवरी प्लगइन इज अ क्लास। ये बहुत मदद है सर। एवरी प्लगइन इज अ क्लास, समझ में आ रहा है? हाँ सर, एवरी प्लगइन इज अ क्लास। और अगर क्लास की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, क्लास के प्रॉपर्टीज होती है, दैट these आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। अब ये जो प्रॉपर्टीज है क्यों सीख रहे हैं हम, तो ये सीख इसलिए रहे हैं कि भैया हमको ये करना है, जरूरी है हमको क्लासेस लिखना, क्योंकि हमारा हर प्लगइन एक क्लास रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको C# में थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे हम करते थे वैसे नहीं करते हैं, अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसी में लिखता हूँ सर, ठीक है। इसी में लिखता हूँ, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो पब्लिक, अब मैं सारे एग्जांपल उस तरीके से ले रहा हूँ कि हम धीरे धीरे प्लगइन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पब्लिक क्लास कार नाम का एक क्लास है। अब क्लास है तो उसका क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, ठीक है। अब उसके अंदर हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। कैसे प्रॉपर्टीज डिफाइन, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होते हैं, उसके वेरिएबल्स रहेंगे या फिर उसके मेथड्स रहेंगे, राइट। यस सर, दोनों। अब प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग कलर। क्या लिखेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग कलर।
अब देखो जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही क्या आ गया, एक आ गया गेट, दूसरा आ गया सेट, आया कि नहीं? एक आ गया गेट, दूसरा आ गया सेट। ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए, सी का कैपिटल करना चाहिए। अरे फिर से स्ट्रिंग का बराबर है ना, स्ट्रिंग और सर मेंबर ऑपरेटर डॉट, हाँ क्या डॉट क्या डॉट, ये जैसे बता रहा है कलर के पहले डॉट मेंबर ऑपरेटर यूज किया ना उसने, नहीं क्या, कहाँ मेंबर, कलर के पहले नहीं वो जब यूज करेंगे तब की बात है ना, अभी नहीं करना है वो। अच्छा गेट और सेट बात की बात है, नहीं हो गया ना। हाँ अभी तो हम सीख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज को कैसे ये कर दिया जाता है। अब ये गेट सेट क्या है, तो अगर ये गेट सेट को आप समझोगे तो ये क्या होती है, एक मैंने क्या बनाया अभी, ये कलर नाम का क्या बनाया है। अभी ये मुझे बताइए, ये मेथड है या वेरिएबल है? सर कलर वेरिएबल सर, क्या है, वेरिएबल है। मॉडल कि गाड़ी का कलर कौन सा है और गाड़ी का मॉडल कौन सा है। कार का, हम कार के बारे में क्लास लिख रहे हैं तो कार का बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बताया आपने, आपने बताया कि ये जो है ये वेरिएबल है, बिल्कुल है वेरिएबल। अब हमने ऐसा वेरिएबल तो कभी नहीं डिक्लेयर किया था, राइट। हमने सी लैंग्वेज में भी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किए थे कि डेटा टाइप लिखते थे, उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखते थे, बराबर है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, राइट। चलो यहां से उठाता हूं मैं, इधर लेके चलता हूं, डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टीज कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, कलर नाम का मेरा क्या है, वेरिएबल है। कलर इज माय वेरिएबल, कलर मेरा क्या है, वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है अगर ये पब्लिक नहीं रहता तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता था क्लास कार नाम के क्लास के बाहर? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता था, राइट। तो पब्लिक लिखने का मतलब क्या है कि मैं इसको बाहर यूज कर रहा हूं। अगर पब्लिक नहीं लिखूंगा तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने C++ में देखा है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहने वाला है, बराबर है। और अगर प्राइवेट रहेगा तो इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मैं। इसको क्या बोला करते थे हम वहां पर, हम इसको बोला करते थे एनकैप्सुलेशन। याद होगा आपको, एक बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड होता है किससे, इम्प्लीमेंटेशन किसके जरिए, हाँ क्लास के जरिए एक बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड होता है। अब ये तो आया समझ में कि ये कलर है। फिर ये कलर जो है वो, क्योंकि हम कलर लेंगे तो एक स्ट्रिंग आ जाएगी, इनपुट अगर कलर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू हो जाएगी, है ना, कैरेक्टर का एरे मिलेगा हमको। और इसीलिए हमने उसका जो डेटा टाइप है वो लग दिया स्ट्रिंग। पब्लिक क्यों रखा, क्योंकि हमको इसको एक्सेस करना है बाहर। स्ट्रिंग क्यों रखा, क्योंकि कलर हमेशा स्ट्रिंग में ही आएगा, कैरेक्टर के एरे में ही आएगा, राइट, बराबर है ना। कलर 1 2 3 में तो नहीं आएगा, बराबर है। मतलब सर न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल है, उसके पहले अपन ने उसका डेटा टाइप लिख दिया यहाँ पर। हाँ, वेरिएबल के पहले डेटा टाइप। अब ये गेट और सेट क्यों लिखा है इसके बारे में भी समझते हैं। इसको ना बोला जाता है पोजो। अब ये पोजो एक्चुअली पोजो नहीं है यहाँ पर, लेकिन पोजो नाम की एक फीचर होता है जावा के अंदर, उसको एज इट इज इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। मैंने बताया था पहले भी कि जावा को कॉम्पीट करने के लिए बनाई गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के सारे फीचर्स इन लोगों ने अडॉप्ट किए हैं जावा जैसा काम करने वाले, बराबर है। तो पोजो होते किस लिए है कि देखो होता क्या है हमेशा, मान के चलो कि एक मैं अभी यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये मैंने एक मेथड बना ली, क्या मैंने, समझो मान के चलो एक पब्लिक वाइड सेट कार इस नाम से एक मेथड बना ली, ठीक है, राइट। कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार का मॉडल सेट करेंगे। मतलब ये अभी जो कलर वगैरह लिखे हैं, मॉडल और का कलर ऐसे, मतलब एक मारुति 800 है तो उसका कलर रेड है और उसका मॉडल 800 है, ऐसा इस तरीके से, बराबर है। तो हमने एक कार का, क्योंकि हमने गेटर सेटर देखा था C++ में, बराबर है, तो कार का हम एक
एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब एक वैल्यू ले लेंगे, राइट। अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू जब लेंगे तो इसमें पैरामीटर क्या क्या आएगा? अब पैरामीटर आएगा कलर, राइट, और दूसरा पैरामीटर क्या आएगा तुम्हारा? मॉडल, राइट। दो आएंगे ना, तभी तो ये कार की सेट हो जाएगी एक कार, राइट। एक कार की वैल्यू कब सेट होगी? पेंट में चलते हैं, यहां नहीं समझ रहा होगा, पेंट में चलते। अब देखो मैंने क्या बनाया है, मैंने एक क्लास बनाया है, राइट। क्लास बनाया मतलब मैं जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, बराबर है। ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरा मेमोरी आ जाएगा रैम में, बराबर है। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन गया, अब मुझे क्या करना है? कार नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इस कार नाम के अंदर क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास है उसका मॉडल, कलर है पहले तो, और दूसरा क्या है? मॉडल। दोनों चीजें बराबर है। अब यहां पर मैं लिखूंगा कलर इक्वल टू रेड, और यहां पर मैं मॉडल लिखूंगा, मान के चलो क्रेटा, लिख दिया, राइट। अब ये क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा? ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये जो आउटर ये है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये दो प्रॉपर्टीज है, रेड और ये क्रेटा, राइट। अब हो सकता है ना कि मेरे पास और भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे ना। ये समझो, मान के चलो C1 बन गया, मैं C2 भी बना सकता हूँ ना। ये C1 बन गया, मैं C2 भी बनाऊंगा, राइट। तो C2 जब बनेगा तब भी तो ये कलर और मॉडल आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आएगा सर, हाँ। आएगा ना। तो उसका हो सकता है कलर व्हाइट आ जाए और मॉडल आ जाए कुछ और, मतलब स्कॉर्पियो आ जाए, हो सकता है कि नहीं? बराबर सर, हाँ। और ये भी हो सकता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो ही नहीं और भी कुछ पैरामीटर्स हो, जैसे कि कलर भी है, मॉडल है, फिर प्राइस भी हो सकती है, फिर हो सकता है मेक मतलब कंपनी का नाम, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं कंपनी, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है शोरूम कौन सा है, राइट। फिर हो सकता है उसका कैटेगरी कौन सा है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है, हाँ। हो सकता है वो डीजल है, मतलब कौन से इससे चलती है, तो इंजन कौन से तरीके का है, वो भी हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है? और हो सकता है मान के चलो लेफ्ट ड्राइव, राइट ड्राइव, वो भी हो सकता है, राइट। यस सर, स्पीड वगैरह, यस सर। हाँ, फिर हो सकता है इलेक्ट्रिक है या नहीं है, राइट। हाँ, फिर हो सकता है ये क्या बोलेंगे उसको, क्या और कुछ हो सकता है उसमें, हो सकता है यार बहुत सारे। हाँ, इसमें बोल सकते कि हम एयर बैग्स है क्या नहीं है। हाँ सर। मतलब देखो ना, मैंने पहले तो दो ही चीजें लेता था, अब मैं कितनी चीजें ले रहा हूँ? इतनी चीजें ले रहा हूँ। कितनी चीजें हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर है। अब 11 तरीके के पैरामीटर्स जब आएंगे मेरे पास, तो आपको नहीं लगता कि ये 11 तरीके के पैरामीटर्स अगर मैं इसके अंदर दे दूंगा, इसके अंदर ऐसा मॉडल लिखा है, फिर उसके आगे और कुछ लिखूंगा, क्या है यहाँ पर मेरा, ये देखो प्राइस है, यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस है, फिर है क्या, कंपनी है, और ये ऐसे ऐसे आगे आगे जा रहा है, राइट। अब मैं एक्चुअली जब इस मेथड को कॉल करूंगा, मैं कॉल कैसे करूंगा? कॉल करने के लिए मुझे सेट कार लिखना पड़ेगा, राइट, और पैरामीटर में मुझे नाम देने पड़ेंगे, राइट। तो मैं कलर दे दूंगा रेड, मॉडल दे दूंगा मारुति, कंपनी मॉडल दे दूंगा क्या बोलते हैं, डिजायर, कंपनी दे दूंगा मारुति। इस तरीके से आगे जाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ सर। और सारे के सारे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर। और अगर हो सकता है कि ये 11 पैरामीटर्स है, तो 11 पैरामीटर्स में से एक आधा पैरामीटर ऐसा आ सकता है ना, ये डिजायर यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ दे दिया और यहाँ पर लिख दिया मारुति। अब क्या होगा? मेरी मेथड रन हो जाएगी या प्रॉब्लम आएगा, बताइए। सर रन होगी? नहीं होगी सर, क्योंकि ये पैरामीटर गलत दे रहे हो आप। पैरामीटर पहले एक्स और वाई होता था, नहीं? अब क्या है, ABCD टू Z तक है, हाँ, बराबर है। तो एक्स की जगह पे वाई दिया, वो न्यूमेरिकल है तो चल जाता है। लेकिन आप अगर देखोगे आप तो यहाँ पर कलर की जगह पर अगर मॉडल दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर।
कंपनी की जगह पर कुछ और दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? यस तो दिस मेथड विल नॉट रन। यस सर, यस, ओके। क्यों नहीं रन होगी? क्योंकि आपने पैरामीटर्स की फ्रीक्वेंसी गलत दे दी, फॉलो नहीं की। बराबर है, पैरामीटर्स की फ्रीक्वेंसी फॉलो नहीं की। जिस तरीके से पैरामीटर आपने दिए थे क्लास में, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तब इस तरीके से पैरामीटर आने चाहिए, ऐसा आप ही ने लिखा है। बराबर है। और आप देते हुए आपका यूजर क्या कर रहा है, पैरामीटर्स गलत तरीके से दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेथड कॉल होगी ही नहीं ना। बिल्कुल सर, नहीं होगा। और कंपाइलर क्या बोलेगा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ मेथड, हमको नहीं मिल रही है मेथड। बराबर है। यस। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा ने एक फीचर दिया था जिसका नाम था पोजो। पोजो का नाम होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। अब इसके जरिए होता क्या है, इसके जरिए इस मेथड में आने वाले हर पैरामीटर के लिए एक पर्सनल या इंडिविजुअल सेपरेट मेथड बनाई जाती है। सेपरेट मेथड मतलब जब पैरामीटर आएगा तो उसके लिए मेथड बनाई जाएगी और उस मेथड से ही वो लिया जाएगा पैरामीटर। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पोजो कंसेप्ट। आई बात समझ में? अगर इसके बारे में आपको जानना है तो रिमेंबर, मुझे रिमाइंड करो। पोजो का एक मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है जावा का, वो मैं आपको भेज दूंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके सर जी। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था पैरामीटर्स को लेकर के, उसको सॉल्व करने के लिए जो फीचर यूज किया जावा ने, उसको बोला जाता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और ये जो पोजो है, यही पोजो आपके C# में यूज किया गया है, जिसको बोलते हैं गेट और सेट। ठीक है? गेट और सेट, यस सर। तो ताकि क्या हो जाएगा, जब भी ये अरे प्रॉपर्टीज तो एक कार की तो 100-200 प्रॉपर्टीज निकल आएगी ना भैया। और आप जब भी इसको बुलाओगे किसी मेथड को, तो उसमें वो प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी आपको। बराबर है। और जब प्रॉपर्टीज दोगे तो उसी फ्रीक्वेंसी से नहीं दोगे जिस तरीके से आपने मेथड बनाई थी, डिफिनेशन लिखी थी, तो शायद आपकी मेथड मिले ना। हाँ, बराबर है। अब जब मिलेगी ही नहीं भैया मेथड, तो रन कैसे होगी? नहीं होगा रन। तो इसी कंसेप्ट को यूज करने के लिए यहाँ पर गेट और सेट नाम के कुछ कीवर्ड्स यूज किए हैं। आगे चल के इसको यूज करेंगे तो अब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी तो समझ लो कि दिस इज जस्ट कलर। ऐसा ये मतलब आप इसको थोड़ा सा आगे लिख करके मैं लिखता हूं, ये क्या है, सिर्फ ऐसा है, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, इतना ही है। दैट्स इसका मीनिंग उतना ही है। ठीक है? ओके सर, पब्लिक। और ये गेट सेट क्यों लिखा है? ताकि हमको कॉन्फ्लिक्ट आगे चल के मल्टीपल ये जब होंगे पैरामीटर्स होंगे तब उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गेट और सेट अलग अलग लिखा, गेटर और सेट। ठीक है सर, ये कलर जो है अपन ने कैपिटल में लिखे, वेरिएबल का नाम स्मॉल में लिखते हैं ना अपन, इसमें भी जब लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे? नहीं, देखो, जब भी हम किसी C# में किसी का नाम लिखेंगे ना, तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो। अगर 2 वर्ड है साथ में 2 वर्ड है, जैसे कि मुझे लिखना है यहाँ पे कलर कोड, तो इस तरीके से लिखो। मतलब सेकंड वर्ड भी स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से। इससे एरर नहीं आएगा, लेकिन ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। आई बात समझ में? इससे एरर नहीं आएगा। आप स्मॉल भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मॉल में लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये इसको कन्वेंशन बोला जाता है, नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब यही होता है कि एक अच्छा तरीका जिसकी वजह से आप पहचान पाओगे कि यार ये हो सकता है कि वेरिएबल का नाम। ठीक है ना? यस सर, यस। एक नेमिंग कन्वेंशन है। अब नेमिंग कन्वेंशन का भी लेक्चर होगा कुछ दिनों में, तो मैं आपको उसको भी लिंक भेज दूंगा, आपको बता दूंगा। मैडम को ये चीजें प्लीज मैसेज कर देना ताकि आपके छूटे ना। ठीक है? ताकि आपको पता चले कि पाइथन में कौन से नाम यूज करते हैं, यहाँ पर कौन से किस तरीके से नाम यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना तरीका होता है नाम लिखने का। ठीक है ना? और उसी को वो नेमिंग कन्वेंशन बोला जाता है। उसका भी लेक्चर होगा, तो मैडम को याद दिलाने के लिए बोल देना, मैडम याद दिला देगी आपको। ठीक है? ठीक है सर, ओके।
अब हमने क्लास तो लिखा है, लेकिन क्लास के प्रॉपर्टीज को सिर्फ डिफाइन किया है, बराबर है। प्रॉपर्टीज डिफाइन करना आएगा अभी आपको। हाँ, जैसा अभी आपने बताया सर, पैरामीटर। हाँ, उसी तरीके से, हाँ उसी तरीके से, ठीक है। और ये जो है मॉडल, ये भी कैसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ये ऐसा जैसे लिखा है यहाँ पर, ऐसा जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और कुछ नहीं, ठीक है। गेट सेट को बारे में समझ में आया आपको कि ये जावा का एक फीचर है जिसके जरिए हम पैरामीटर्स के बीच में होने वाले कंफ्यूजन को रोक सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? जी सर, मतलब आगे पीछे की बात चल जाएगा गेट सेट मेथड। नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं, वो उसका काम करने का तरीका ही अलग है। मैं सिखाऊंगा ना आपको। जी सर। वो आगे पीछे होने का चांस ही नहीं है वहां। ओके सर। क्योंकि मेथड पहचानी जाती है हमेशा उसके आने वाले पैरामीटर्स से। जी सर जी, है ना। तो देखते हैं हम, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना कैसे होता है। आपने ऐसे भी ये नहीं लिखा तो भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हो सकते हैं, ये भी है। इट इज 100% श्योर हो गया। देखो कलर आया क्या वहां पर एरर? नो, नहीं आया। ये होता है, लेकिन हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, इस तरीके से करना, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब क्या बचा है, अब बची है हमारी मेथड लिखने की, ठीक है। तो मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और लिखेंगे ड्राइवर, पब्लिक वॉइड ड्राइवर। और सॉरी, यहां गलती से एंटर कर दिया। पब्लिक वॉइड, कुछ नहीं देना है पैरामीटर इसको हमने, और इसका ब्लॉक बना, ठीक है। इसका एक ब्लॉक बना, राइट। और यहां लिखेंगे कंसोल, कहा गया कंसोल डॉट राइट, और ये मेथड में लिखेंगे ऐसे कुछ आउटपुट आने के लिए लिखेंगे लिखी, और प्रॉपर्टीज को क्या किया हमने, गेट सेट के जरिए लिख लिया। बस इनको लिखना जानना था, कैसे लिखना है, राइट। इसको अगर सेव ऑल करेंगे, ये रन होगा क्या बताइए? मेथड लिखे ना सर, रन होना चाहिए सर, राइट। एंड दिस इज द कार चाहिए का, द कार इज ड्राइविंग का होना चाहिए। चलो देखते हैं चलो। द कार इज ड्राइविंग क्या बोल रहा है? एरर से बोल रहा है, रन करना है क्या बोलना है? अब तो ये नहीं बोल रहा है। देखो इतने सारे एरर्स आ रहे हैं। माय कंपनी डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन। नहीं होगी ना रन सर, क्योंकि इसमें मेन मेथड कहाँ है? कंपाइलर आएगा और पूछेगा कि वेयर इज मेन फंक्शन। हाँ सर, है इसमें मेन फंक्शन? नहीं है सर, इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य जो था अभी के लिए वो यही था कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर के प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में? प्रॉपर्टीज में हमने क्या सीखा कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करना है, और हमने ये भी सीखा कि कैसे मेथड्स को डिफाइन करना है, ठीक है। ओके सर, बात समझ में आई? जी सर। चलो इसको थोड़ा सा मैं उठाता हूँ यहाँ से और इधर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना पहले, नहीं समझेगा नहीं आपको? हाँ सर, एक बार और रिवाइज देखूंगा तो और मेरे को लग रहा कि क्लियर हो जाए। नहीं यार, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये हमारी बेसिक है, और इसको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मेथड्स के बारे में भी चलते हैं, देखते हैं मेथड्स क्या होती है। मेथड्स क्या होती है वैसे तो बताइए। मेथड्स फंक्शन सर, फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। मतलब फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन दिस इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक रहेगा, राइट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रहेगा, बराबर है। यस सर। और किसके लिए रहेगा? टू परफॉर्म टास्क, अकम्प्लिश टास्क करने के लिए रहेगा, बराबर है।
मेथड के बारे में। और क्या जानते हैं मेथड के बारे में? इट इज द ओनली वे, टाइप्स है सर। इट इज द ओनली वे एक्सेप्ट पैरामीटर, है ना? बराबर है ना? मेथड नहीं होती तो पैरामीटर्स ले सकते थे क्या आप? नहीं सर, नहीं ले सकते थे, बिल्कुल सही, बराबर। और क्या है मेथड के बारे में, और क्या बता सकते हैं? तो मेथड के बारे में और बता सकते हैं कि इट कैन रिटर्न अ वैल्यू। देखो अब तो हम नॉर्मल वैसे तो सोच नहीं सकते क्योंकि हमारा फुल स्टैक हो चुका है, राइट? बराबर है ना? तो हमको ऐसे वैसे सोचना पड़ेगा जो कि आम नहीं होगा, राइट? तो मेथड के बारे में 3 चीजें हमको याद होनी चाहिए। पहली चीज, मेथड एक ब्लॉक है कोड का, स्पेसिफिक कोड का ब्लॉक है, कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट्स का, जो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। दूसरा है कि ये एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर ओनली हटा देता हूं क्योंकि और भी चीजें हैं जो हम बाद में देखेंगे। दिस इज द वे टू एक्सेप्ट पैरामीटर्स। पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए एक जरिया होता है, और ये वैल्यू भी रिटर्न करता है। हमने देखा हुआ है फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यूज, अगर आपको याद होगा तो देखा है ना? यस, बराबर है, करता है। यस। और मेथड को लिखा कैसे जाता है C# में, वो एक बार देखते हैं। उसका सिंटैक्स थोड़ा सा समझाता हूं मैं, ताकि आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको पता चले कि इसको ये बोला जाता है, ठीक है ना? तो देखो हमने ऊपर मेथड लिखी है, ये लिखी है कि नहीं? तो ये पब्लिक क्या है? व्हाट इज दिस पब्लिक? ये एक्सेस स्पेसिफायर सर। एक्सेस स्पेसिफायर, सो हम इसको बोलेंगे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर है, दैट इज वेरी ट्रू, बट ये एक्सेस मॉडिफाई भी करता है। मॉडिफाई करता है मतलब क्या करता है? इट अप्लाइज द रिस्ट्रिक्शंस ओवर द एक्सेस, है ना? तो C# की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस मॉडिफायर बोलेंगे। फिर क्या है? रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, है ना? रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, और फिर क्या लिखना पड़ेगा? मेथड का नाम, मेथड नेम, ठीक है? और उसके आगे पैरेंथेसिस रहने वाला है, उसके अंदर पैरामीटर्स रहने वाले हैं, राइट? और इसका एक ब्लॉक रहने वाला है जहां पर क्या होगा? हमारा लॉजिक होगा। जी सर, लॉजिक्स। तो एक्सेस स्पेसिफायर की जगह पर क्या है? एक्सेस मॉडिफायर बोलना स्टार्ट कर दो। जो अपने क्लास में पैरामीटर लिखे सर, वही मेथड के अंदर भी लिखेंगे क्या? क्लास में पैरामीटर्स नहीं लिखे है सर, कौन बोला क्लास में पैरामीटर है? जो ऊपर कहाँ? ये जो अपन ने इसके अंदर लिखे सर, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, इसके अंदर जो दिए थे अपन ने, जैसा कि जो भी पैरामीटर, कलर, मॉडल एक्सेट्रा, ये मेथड है ना सर, ये मेथड, यही तो मैं नीचे समझा रहा हूँ। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, ये रिटर्न टाइप है, और ये मेथड का नाम है, और ये पैरामीटर्स है। जी सर जी, यही लिखेंगे नहीं, ऐसा लिखा जाता है, ये बता रहा जी। इसके तरह दूसरे कोई भी जो भी जरूरी है, राइट, ऐसा लिखा जाता है, वो बता रहा, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर। अब और क्या होता है? और होता है मेन मेथड, वॉइड मेन। मेन मेथड ना, इसने पूरी की पूरी जावा की तरह कॉपी की है, पूरी जावा। लेकिन जावा होने के साथ साथ ये C++ भी है। मतलब क्या? आई हैव टॉट यू, मैंने आपको सिखाया है स्टैटिक नाम का कीवर्ड, याद होगा आपको? यस सर। क्या काम करता है स्टैटिक कीवर्ड? सर ये अपने को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, जैसे अपन ने लिख दिए फंक्शन या वेरिएबल के पहले, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब मुझे एक बात बताइए, अभी का हमने जो क्लास लिखा है, वो क्लास एग्जीक्यूट अगर करना है, इसको यूज करना है क्लास को, तो कैसे यूज कर पाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बराबर है। अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ बनाओगे आप? जी सर, हाँ। कहाँ बनाओगे बताइए? क्लास के बाहर बनाते हैं सर, जैसे। हाँ, लेकिन क्लास के बाहर मतलब अभी कौन सा? अभी कहा यहाँ लिखेंगे, कल इसके बाहर लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते ना सर जी, क्योंकि आपको अगर कुछ भी, ये ऑब्जेक्ट बनाना मतलब एक लॉजिक ही है ना,
जी सर। एक स्टेटमेंट है, राइट। अगर स्टेटमेंट लॉजिक आपको लिखना है तो आपको या तो क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा, और वो भी क्लास के अंदर यानी कि फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, बराबर है। अब सेम क्लास का ऑब्जेक्ट सेम क्लास के फंक्शन में लिखेंगे तो उसका क्या मतलब रहेगा? तो ये जब क्लास लोड हो जाएगा, क्लास लोड हो जाएगा तो कंपाइलर क्या बोलेगा? वेयर इज मेन मेथड, राइट। अब मेन मेथड कहाँ है ये ढूंढने जाएगा, और मेन मेथड मान के चलो आपने क्लास के अंदर लिख दी। क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर लिख दिए मतलब क्लास की प्रॉपर्टी हो गई वो। अगर वो क्लास की प्रॉपर्टी है तो उसका यूज कब होगा? जब आप लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट बनाना, यानी कि क्लास के बाहर बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? तो उसके लिए हमको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड चाहिए होगी। आई बात समझ में? और स्टैटिक इसलिए चाहिए होगी कि उस मेथड का और ऑब्जेक्ट बनाने का कोई रिलेशनशिप ना रहे, राइट। स्टैटिक का मतलब क्या है? ये क्लास की प्रॉपर्टी है, और ये मतलब क्लास की प्रॉपर्टी है, इसके साथ साथ क्या है, ये इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, राइट। सो डिपेंडेंसी ऑन ऑब्जेक्ट इज नल। ऑन ऑब्जेक्ट इज नल, राइट। स्टैटिक का मतलब क्या रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर कैसे लिखेंगे पब्लिक यानी एक्सेस मॉडिफायर, फिर लिखेंगे वाइड, फिर लिखेंगे मेन, नाम लिखना पड़ता है, दिस शुड बी ऑलवेज कैपिटल M, ठीक है। पैरेंथेसिस रहेगा, और पैरेंथेसिस के बाद रहेगा उसका ब्लॉक, और उस ब्लॉक के अंदर रहेगा लॉजिक, ठीक है, राइट। जो भी लॉजिक लिखना है वो लॉजिक, बराबर है। अब इसको अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं रहता, पब्लिक वाइड मेन ऐसा नहीं लिखा रहता। क्या लिखा रहता है बोलो? कैसे लिखा रहता है? अभी तो मैंने दिखाया ना आपको लिख करके, कैसे लिखा रहता है। मेन मेथड कैसे लिखी रहती है? यहाँ पब्लिक की जगह पर स्टैटिक होता है, बराबर है। स्टैटिक वाइड मेन होता है, राइट। अब वो सिर्फ स्टैटिक वाइड मेन नहीं होता, इसके आगे कुछ होता है। क्या होता है? उसके आगे होता है स्ट्रिंग, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और उसके आगे लिखा होता है ARG। यस। अब ये कहाँ है? आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ है? तो यहाँ आ जाओ अपने पहले वाले सॉल्यूशन में, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन बनाया था। कौन सा सॉल्यूशन था? इसके पहले वाला। कहाँ है वो? चलो ओपन करते हैं उसको। ये वाला था, बराबर है। इसको ओपन करते हैं। ये है कंसोल, सर ये है प्रोजेक्ट हमारा। ये आ गया। इसमें देखो ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखी हुई है, ये देखो स्टैटिक वाइड मेन लिखी हुई है, राइट। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक नहीं है, स्टैटिक है, स्टैटिक वाइड मेन लिखा हुआ है, राइट। जैसा मैंने बताया था वैसा है। और उसके अंदर क्या लिखा है? स्ट्रिंग लिखा है। उसके अंदर क्या लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, उसके आगे आर्ग्स लिया है, लिखा है कि नहीं? हाँ। अब ये मेन मेथड है ना, ये मेन मेथड का काम क्या है? देखो कंसोल का एप्लीकेशन है ना, और कंसोल के एप्लीकेशन पे आपको इनपुट देना पड़ेगा कि नहीं? और इनपुट कहाँ से देते हैं? हम हमेशा पैरामीटर से देते हैं, राइट। बराबर है। अब पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई हर चीज पैरामीटर हो सकती है कि नहीं? ये पैरामीटर ही है ना, आगे देखो ना, इसमें ये पैरामीटर ही है, मेथड के अंदर है, मतलब क्या है? पैरामीटर है। लेकिन ये ऐसा कैसा पैरामीटर है? यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है, मतलब ये है कि ये जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड इज हैविंग एन कैपेसिटी टू एक्सेप्ट वन पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर्स जो कि स्ट्रिंग का एरे रहेगा। मतलब एक पैरामीटर नहीं लेंगे हम। हो सकता है कि मेन फंक्शन जब रन हो तब उस मेन फंक्शन से बहुत सारे पैरामीटर्स इनपुट लेने पड़े। सारे के सारे जितने इनपुट लोगे वो सारे के सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के रहेंगे। ओके सर।
आई बात समझे? उसके आगे आर्ग्स लिखा है, वो समझने के लिए लिखा है हमने, मतलब यहाँ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं ना सर? आर्ग्यूमेंट्स, राइट, समझने के लिए लिखा है, राइट। हाँ जी। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऑर्ग लिखा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा आसिफ, तो क्या रन होगी क्या? बोलो, नहीं होंगे ना सर? देखते हैं। क्या हुआ? रन हुआ ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज ओनली फॉर आर्गुमेंट। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मुझे गाली दो, आपका नाम लिखो, जो लिखना है लिखो। ये जावा के लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कि ऐसा होता है करके, जो आपको पता चल रहा है। जी सर। सो मेन मेथड हमेशा जो होगी इस तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट बिना बने ही रन होनी चाहिए, इसीलिए वो स्टैटिक होती है। और इस मेथड के जरिए जो भी इनपुट आएंगे वो सारे के सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के रहेंगे, और वो कितने भी इनपुट्स, कितने भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकती है, राइट? यस सर। ये स्ट्रिंग के बाजू एरे है ना सर अपना ही? हाँ, एरे ही रहेगा सर, और कुछ नहीं रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट का डिनोटेशन हमेशा एरे का होता है। जी सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहला जो आएगा इनपुट वो इंडेक्स 0 पे जाएगा, दूसरा आएगा वो इंडेक्स 1 पे जाएगा, इसी तरीके से n-1 तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? आप समझ में आया ये स्टैटिक वॉइड मेन क्या चीज है? मेथड। यस। और ये मेथड क्यों स्टैटिक है? इसका रीजन है, हमको मालूम है स्टैटिक मेथड, ये जो मेथड होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है हमेशा कंपाइलर का? वेयर इज मेन फंक्शन, राइट? चलो एक अच्छे से क्या करते हैं कुछ बनाते हैं, ठीक है? इसको बंद कर देता हूं, नया बनाएंगे। ये समझ में आया आपको सारा चीजें? ये इसका मतलब समझ में आया? आर्गुमेंट्स ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग कहाँ होता है, ये क्या होता है, समझ में आया सब कुछ? जी सर। पक्का? हाँ सर बिल्कुल। चलो बनाते हैं नया कुछ। तो ठीक, हमको मालूम है कि इसी तरीके से हमको करना है। ये जो है इसको नेटिव आईओटी, चलो इसको भी पब्लिश कर देते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। कुछ नहीं, हमने आज सीखा क्या है, नेम स्पेस क्या होते हैं, क्लासेस कैसे बनते हैं, मेथड्स कैसे है, और पब्लिक स्टैटिक में स्टैटिक वाइड मेन मेथड क्या होती है, राइट? बराबर है ना? यस। यही समझ लिया, ठीक है? जो हमारा ये बिजनेस एंटिटीज है ये यूज करने वाला है कुछ चीजें, कौन सी चीजें यूज करेगा उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यूजिंग सिस्टम, ये दो है, सिस्टम तो बाय डिफॉल्ट है, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, राइट? डिपेंडेंसी इसके अंदर रहेगा, सिस्टम फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क्स नहीं, डिपेंडेंसीज, सिस्टम है क्या? सिस्टम लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज हमारे अभी है। डिपेंडेंसीज क्या होती है वो भी मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। तो मैंने एक प्रोग्राम, एक हमारा एंटिटी बनाया, बिजनेस एंटिटी, राइट? अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें एक क्लास बनाएंगे, ठीक है? तो ये पब्लिक, ये स्टैटिक वॉइड को छोड़ दो, हमारा खुद का क्लास बनाना है, राइट? तो क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास
क्लास का नाम लिखेंगे कस्टमर, ठीक है। क्लास का ब्लॉक बनाएंगे, राइट। आएगा ना समझ में? बड़ा है थोड़ा सा प्रोग्राम आसिफ। हाँ बिल्कुल सर, आ जाएगा। ये हम प्लगइन की तरफ ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जी सर जी। तो कस्टमर का क्लास बनाएंगे और उसमें प्रॉपर्टीज लिखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी। ऐसे ही लिखते हैं कुछ, पब्लिक स्ट्रिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो कस्टमर का आया था क्या पे, हाँ कस्टमर आईडी गेट सेट, ये तो आपको मालूम है, अभी इसको बताने की जरूरत अलग से नहीं है, ठीक है ना। कस्टमर आईडी, फिर लिखेंगे कस्टमर नेम, एक इतना ही लिख दो चलो, कस्टमर नेम। फिर लिखेंगे कस्टमर नेम की जगह पर हम फर्स्ट नेम यूज करते हैं उसको, बस। फिर लिखेंगे ऐसा आया है बस। फिर लिखेंगे ईमेल। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही सर आपकी। सर आवाज आवाज आ रही नहीं है आपकी, थोड़ी सी बहुत स्लो। नहीं आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? हाँ नहीं, अभी आ रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसा हो रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस ये आप अभी आपको तो पता चल ही गया है ना कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैं ये कोड आपको भेज देता हूँ, आप पूरा रन करके देख लेना, चलेगा? एक बता दीजिए। या मैं करके दिखाऊं आपको? हाँ सर। करके दिखाओ, एक सेकंड। वो आवाज जा रहा है ना, मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि आवाज होना चाहिए, बिना आवाज के काम नहीं होगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना। हाँ चलो लिख देते हैं। तो लास्ट नेम बनाया, फिर नेम के लिए भी बनाते हैं, तो लिखते हैं पब्लिक। यहाँ पर नेम के लिए बनाया ना, ईमेल के लिए बनाते हैं, ईमेल। ईमेल के लिए मैं ज्यादा प्रॉपर्टी इसलिए ले रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिसाइज हो जाए, ठीक है। फिर पब्लिक, फोन नहीं लेते यहाँ पर, दूसरा कुछ ले लेते हैं। थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर फोन नंबर नहीं लेते हैं, फोन नंबर की जगह पर लेंगे इज एक्टिव, कस्टमर एक्टिव है या नहीं है वो देखना है, ठीक है। और फिर लेंगे पब्लिक, यहाँ पर इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, डेट टाइम। हाँ बोलो। ये डायनेमिक के हिसाब से जा रहे सर ये? यस यस बिल्कुल डायनामिक। डेट टाइम, डेट टाइम का टी कैपिटल होना चाहिए, डेट टाइम। और एड्रेस नहीं, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएशन, कब क्रिएट हुआ है उसके बारे में, ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, अभी प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया, राइट। मतलब हमने वेरिएबल्स बनाए, बराबर है ना। और जैसे बनाने हमने चाहिए थे उसी तरीके से बनाया है, राइट। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम एक मेथड को क्रिएट। पब्लिक मेथड बनेगी हमारी कस्टमर बनाने के लिए, ये कस्टमर नाम की मेथड बनेगी। और इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिखना है हमको, सिर्फ क्या बोले सर, एक बार रिपीट करेंगे? पब्लिक कस्टमर के बाद इक्वल टू, पर हमने डेट टाइम लिखा है, राइट। तो डेट टाइम का यूज करेंगे मॉड्यूल का, क्रिएटेड ऑन, ठीक है। क्रिएटेड ऑन लिखा है ना हमने ऊपर? क्रिएटेड ऑन नहीं, क्रिएशन है सर, क्रिएशन। क्रिएशन लिखा है क्या? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या?
आप कुछ बोल रहे हैं तो सुन ही नहीं आ रहा है, आवाज बिल्कुल भी चलेगी। आ रही है आपको? हाँ हाँ भाई सर, हाँ भाई चली गई आवाज। माइक का पता नहीं इशू चल रहा है सर, मेरे को ना इसका करना पड़ेगा अभी, आज के दिन थोड़ा सा इसको कर लो। हाँ ठीक है। एक काम करते हैं सर, ये इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे, इसको अपन कर लिए तो चलेगा? क्यों तो मुझे समझ में आ रहा है सर, ये थोड़ा थोड़ा कल चलो बताएंगे तो ठीक और। है कर लेते हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं। हाँ ठीक है कुछ आवाज कर रहा है सर हाँ जी। ठीक है चलो कर लेते हैं। चलो फिर आज रुकते हैं यहीं पर, कल करते हैं बाकी चीज, ठीक है। ठीक है सर, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू, ओके। अब्बू मुझे ना फोन लिया।